नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एटीट्यूड क्लासेस। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपकी सारी बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक है, इसी को मद्देनज़र मैंने आप लोगों के लिए फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव का एक शॉर्ट वीवीआई जो है वो इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर है विद्युत आवेश। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है विद्युत आवेश। चलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आपका पहला सवाल है, यहाँ पे दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ऑप्शन ए है 2 गुना 10⁻21 कूलाम। ऑप्शन बी 1.6 गुना 10⁻19 कूलाम। उसके बाद ऑप्शन सी है 1.6 गुना 10⁻9 कूलाम। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी नंबर, ये आपका राइट आंसर है 1.6 गुना 10⁻19 कूलाम। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। आपका दूसरा सवाल है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है आपको पता होगा कि फैराडे मीटर इनवर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो गया है। तीसरा सवाल है यहाँ पे मुक्त आकाश का क्रिया विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है, यानी मुक्त आकाश का विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, C² N इनवर्स M इनवर्स पर 2। ये आपका हो गया राइट आंसर। चौथा सवाल है आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से किस विधि द्वारा विद्युत आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि प्रेरण विधि के द्वारा विद्युत आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। अगला सवाल है आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमास सूत्र क्या है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमास सूत्र है, यानी क्या है आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है m⁻0 LTI, ये आपका क्या है, ये आपका विद्युत द्विध्रुव विमा का सूत्र है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की। अगला सवाल आपका दिया हुआ है 6 नंबर में कि दो प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा। तो आप लोगों को मालूम होगा कि 10⁻38 जो है ये आपके सही जवाब है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका है दिया गया है कि यहाँ पे आपका दिख रहा होगा कि किसी माध्यम के आपेक्षिक परावैद्युतांक यानी परावैद्युता जो होता है ER किसके बराबर होती है। तो आपको मालूम होगा कि परावर्तन जो होता है E/ε0 के बराबर होती है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल, ये आपका बोर्ड के नजरिए से काफी वीवीआई सवाल है, आप इसको किसी तरह भी याद कर लीजिएगा। 8वां सवाल आपका दिया गया है कि स्थिर द्विध्रुव क्षेत्र होता है। ये भी आपका एक वीवीआई सवालों में से ही है। तो आपको पता होगा स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट नंबर है यहाँ पे। अगला सवाल आपका दिया गया है यहाँ पे कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स आप लोगों को मालूम होगा कि ये 36 पाई गुना 10⁻4 नैनोमीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। आपका 10वां सवाल दिया गया है यहाँ पे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक इकाई क्या है। तो आपको पता होगा कि डिवाई जो है वो आपका विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का व्यवहारिक इकाई है। अगला सवाल आपका दिया गया है, देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन वैज्ञानिक ने आवेश का क्वांटीकरण का प्रायोगिक रूप निर्देशित किया था। तो आपको पता ही होगा कि मिलिकन ने आवेश के क्वांटीकरण का प्रायोगिक रूप निर्देशित किया गया था। और यहीं पर आपका अगला सवाल दिया हुआ है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा। तो ये बहुत इजी सा सवाल है, आप लोगों को मालूम होगा कि विद्युत आवेश का कूलाम भी मात्रक है और यहाँ पे आपका फैराडे भी है, एम्पियर गुना सेकेंड भी है। तो यानी ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे ऑल में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि तीनों ही विद्युत आवेश का मात्रक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपको दिया गया है कि विद्युत फ्लक्स की विमा क्या है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि विद्युत फ्लक्स का जो विमा है वो ए नंबर आपका राइट आंसर है, यानी
L पर 3 पावर, T पर माइनस 3 पावर और उसके बाद I पर इनवर्स। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल की और अगला सवाल आपका दिया हो गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी आपको पूछा गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार की राशि है। तो आपको मालूम होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है, यानी आपका सवाल नंबर 14 का आंसर ए हो गया। और 15 नंबर आपका पूछा गया है कि आबुनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न किया जाता है। तो आपको इसका भी आंसर लगभग मालूम ही होगा कि ऋण आवेश उत्पन्न किया जाता था, क्योंकि छड़ पर रगड़ने पर बिल्ली की खाल से ऋण आवेश ही उत्पन्न होता था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका दिया गया है यहाँ पे कि किसी कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक के नहीं हो सकता, यानी कौन सा ऐसा इसमें दिया गया ऑप्शन जो कि परावैद्युतांक नहीं हो सकता। तो आप लोगों को मालूम होगा कि अनंत कभी भी किसी कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक नहीं होता है। और आपका 17 नंबर सवाल जो दिया गया है यहाँ पे दिया गया है कि एक कूलांक वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है, यानी कितना बल लगाता है। तो सवाल नंबर 17 का जो आंसर है आपको सी होगा, 9 गुना 10 पावर -9 न्यूटन बल लगाता है यहाँ पे। आपको अगला सवाल कि परावैद्युता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो परावैद्युता का एसआई मात्रक आप लोगों को पता होगा कि कूलम स्क्वायर मीटर इनवर्स और मीटर पर -2 होता है यहाँ पे। और ये भी बोर्ड के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 18 नंबर। उसके बाद 19वां नंबर सवाल है, किसी आवेशित खोखले का गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान कितना होता है। तो विद्युतीय चालक जो किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर के विद्युतीय तीव्रता का मान आप लोगों को मालूम होगा कि 0 होता है, तो इसका 0 आंसर हो जाएगा। 20वां सवाल यहाँ पे कूलाम्ब बल है, यानी आपको पूछ रहा है कि कूलाम्ब बल किस प्रकार का बल है। तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि केंद्रीय बल भी, कूलाम्ब बल जो है एक प्रकार का केंद्रीय बल भी है और एक प्रकार का विद्युत बल भी है, यानी दोनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे टिक करेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका दिया गया है यहाँ पे कि आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि R इनवर्स 2 का होता है, यानी 1/r के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे 1/r² का समानुपाती होता है, माफ कीजिएगा यहाँ पे। तो उसी को हमने यहाँ पे ऑप्शन में R पर इनवर्स 2 लिख दिया है यहाँ पे, तो इसी के समानुपाती होता है। 22वां नंबर सवाल आपका दिया गया है कि जब वस्तु आवेशित होता है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है, आप लोगों को मालूम होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका दिया गया है कि यानी 22 का जो है बढ़ता है, आंसर हो गया था। उसके बाद आपका सवाल नंबर 23 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन आवेश का मात्रक नहीं है। आपको पूछा गया कौन आवेश का मात्रक नहीं है। आप लोग सवाल को पहले ध्यान से देखिएगा। तो आपको मालूम होगा कि कूलाम भी आवेश का मात्रक है और स्थिर कूलाम भी आवेश का ही मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए फैराडे जो है आवेश का मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर क्या होगा हमारा राइट होगा। और चलिए आपका यहाँ पे सवाल नंबर जो है 24 दिया गया है कि परावैद्युता की विमाएं होती है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि परावैद्युता की विमा जो होती है a² T⁴ और m इनवर्स L⁻³ ये होता है आपका। तो अगला सवाल आपका दिया गया विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो आप लोगों को इसका भी शायद आंसर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मालूम होगा कि विद्युतीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। कहीं कहीं पे वोल्ट प्रति मीटर दिया गया है, लेकिन आपको पता होगा कि नीचे से जब ऊपर आता है तो उसे हम इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं। अगला सवाल आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में जो कौन सा मान है यहाँ पे, निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। तो निम्नलिखित में आप लोगों को मालूम हुई होगा कि किसका जो आवेश का अस्तित्व है संभव नहीं है। तो सी नंबर, यहाँ पे सी नंबर जो आपका ऑप्शन है इसे आप टिक करेंगे कि 2.4 × 10⁻⁻19 कूलाम जो है ये कभी आवेश का
अस्तित्व संभव नहीं है। यहाँ पे आपका 27वां नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, बहुत हल्का सा सवाल दिया है आप लोगों को कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कूलाम जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका यहाँ पे दिया गया है कि समान दशा में दो प्रोटॉनों तथा दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले बल का अनुपात कितना होता है। तो आपको मालूम होगा कि 10⁻0, यानी जो समान दशा में दो प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला विद्युत बल का अनुपात होता है वो 10⁻0 होता है। तो 10⁻0 यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा, डी नंबर। चलिए अगला सवाल आपका दिया गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो आपको मालूम ही होगा यहाँ पे कि विद्युत द्विध्रुव का मात्रक जो एसआई मात्रक होता है वो आपका कूलाम मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और 30वां नंबर सवाल दिया गया कि इनमें से कौन विद्युतीकरण का परीक्षण करता है। तो इनमें से कौन विद्युतीकरण का परीक्षण करता है, यानी ऑप्शन ए आकर्षण, बी प्रेरण, विकर्षण, संचालन। आपको संचालक इसमें देखना है कि कौन विद्युतीकरण का परीक्षण करता है। यानी तो आपको मालूम होगा कि विकर्षण जो होता है विद्युतीकरण का परीक्षण देता है, यानी विकर्षण, सिर्फ आकर्षण नहीं, विकर्षण देता है, विद्युतीकरण का परीक्षण देता है। और अगला सवाल आपका देख लेते हैं कि अगला सवाल दिया गया है कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात जो होता है 10⁻42 होता है, 10⁻42। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछ रहा है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन कूलाम इनवर्स, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, लेकिन यहाँ न्यूटन प्रति कूलाम ऑप्शन में नहीं, उसी को थोड़ा तरीके से लिखा गया है न्यूटन कूलाम इनवर्स। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। उसके बाद आपका 33वां नंबर सवाल यहाँ पे लगे हाथ देख लेते हैं कि 33वां नंबर सवाल जो दिया गया है यहाँ पे दिया गया है, इसमें पूछा गया है आपको कि स्थिर विद्युतमय उत्पन्न किस विधि द्वारा किया जाता है, यानी स्थिर विद्युतमय जो रहता है किस विधि के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो आपको मालूम होगा कि घर्षण विधि के द्वारा जो है स्थिर विद्युतमय उत्पन्न किया जाता है। आपके लगे हाथ आपका 34वां सवाल देख लेते हैं, और काफी बोर्ड के नजरिए से VVI किया गया है, काफी बार पूछा गया है बोर्ड की परीक्षाओं में। तो पूछा गया है धातुओं का परावैद्युतांक होता है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, शून्य हो जाता होता है या अनंत होता है या 1 होता है। तो 34 का जो राइट आंसर है यहाँ पे डी नंबर, अनंत होगा। धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। उसके बाद अगला सवाल और अंतिम सवाल यहाँ पे आपका है कि पूछा जा रहा है यहाँ पे कि ध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के या तो समांतर होती है या लंबवत होती है या दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं होती। तो आपको मालूम होगा कि विद्युत क्षेत्र के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा के समानांतर होती है, यानी 35 नंबर का आंसर सही हो गया। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए समानांतर होता है। इस तरह से आपका पहला जो चैप्टर था यहाँ पे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके मैंने सभी ऑब्जेक्टिव आपको कवर करने की कोशिश की है। आशा है कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो, अगर नहीं भी लगी है या अच्छी लगी आपको कैसी लगी है, इस कमेंट बॉक्स खाली है हमारा, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। और हो सके तो इस बार जो बोर्ड परीक्षा देने वाले दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके पड़ोसी हैं या फिर आपके रिश्तेदार हैं, उन्हें ये वीडियो शेयर जरूर करें ताकि वो इस वीडियो को देखकर परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित किए जा सके। और भी सभी चैप्टर का वीडियो पाने के लिए इस चैनल से अवश्य जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको अगर इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव सेट का अगर PDF चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम ID पे मैसेज किया कर सकते हैं। आप हमारा इंस्टाग्राम ID इस तरह से आप एटीट्यूड विकास लिखिएगा तो इंस्टाग्राम ID हो जाएगा, वहाँ आपको सारे PDF प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका PDF ID जो रहेगा यानी PDF लिंक मैं ऐड कर दूंगा, आप लोग वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और बातों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।